नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास बातचीत में। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक श्रोता ने कुछ सामग्री भेजी है, भारतीय राज व्यवस्था पर एक जानी मानी किताब के कुछ अंश। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है ये जानना कि भाई भारतीय संविधान में ऐसा क्या खास है, क्या चीज इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग बनाती है। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर एक आलोचना सुनने को मिलती है, स्रोत सामग्री में भी इसका जिक्र है शायद, हाँ है कि ये उधार का थैला है, एक पैचवर्क जैसा। पर क्या ये सच है? क्या ये पूरी तस्वीर है? हाँ, यही सवाल मेरे भी मन में सबसे पहले आया। क्या वाकई हमने सिर्फ अलग अलग जगहों से चीजें लेकर यूं ही जोड़ दी, या इसमें कुछ अपनी मौलिकता भी है? इसी उधार वाली बात को ही थोड़ा खोलते हैं पहले। देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों को बहुत ध्यान से पढ़ा था, उनका अध्ययन किया था। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उस समय का सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सब देशों के अनुभव, उनके प्रावधान, उन सब पर विचार हुआ। और हाँ, एक बहुत बड़ा स्रोत था भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, 1935 का अधिनियम। हाँ, इसके बारे में तो काफी सुना है। कहते हैं इसका ढांचा तो काफी हद तक जी हाँ, ये बात सही है। स्रोत बताते हैं कि संविधान का एक बड़ा हिस्सा, मतलब शायद आधे से भी ज्यादा प्रावधान, वो इसी अधिनियम पर आधारित है। सच में? आधे से ज्यादा? हाँ, जैसे कि संघीय ढांचे का जो मूल विचार है, न्यायपालिका की संरचना, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग और भी बहुत सारे प्रशासनिक डिटेल्स, ये सब या तो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं या उनसे काफी मिलते जुलते हैं। तो फिर अगर इतना सब लिया गया तो ये उधार लेने और अनुकूलन करने में क्या फर्क रहा और आलोचना क्यों हुई फिर? आलोचना इसलिए हुई क्योंकि बाहरी स्रोत साफ साफ दिखते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है, और स्रोत इस पर जोर देते हैं, वो ये कि ये सिर्फ नकल नहीं थी। ठीक है। संविधान निर्माताओं ने हर बाहरी विशेषता को, आप कह सकते हैं, भारतीय परिस्थितियों की कसौटी पर परखा। जहां जरूरत लगी उनमें बदलाव किए, उन्हें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जरूरतों के हिसाब से ढाला। अच्छा। और सिर्फ अच्छी बातें नहीं ली, उन्होंने दूसरे देशों की, कह सकते हैं, गलतियों से सीखने की भी कोशिश की। तो कुंजी नकल नहीं है, बल्कि समझदारी भरा अनुकूलन है, प्रूडेंट अडेप्टेशन। समझदारी भरा अनुकूलन। हाँ, मतलब एक तरह से दुनिया भर से जो सबसे अच्छे विचार मिले, उन्हें लेकर भारतीय संदर्भ में फिट किया गया। मतलब असली कला उधार लेने में नहीं थी, बल्कि उसे अपने घर के हिसाब से बदलने में थी। बिल्कुल। तो ये हुई संविधान की पहली अनूठी पहचान, सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि सोच समझकर रूपांतरित। अच्छा। चलिए इसी संतुलन की बात को आगे बढ़ाते हैं। संविधान या तो कठोर होते हैं, मतलब जिन्हें बदलना मुश्किल हो, या लचीले, जिन्हें आसानी से बदला जा सके। जी। स्रोत कहते हैं कि भारतीय संविधान इन दोनों का संश्लेषण है, एक सिंथेसिस। ये संतुलन कैसे साधा गया है? ये भारतीय संविधान की एक और दिलचस्प खासियत है। इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन करने के, यानी बदलाव करने के तरीके, वो अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग रखे गए हैं। अच्छा, कैसे? कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें संसद अपने साधारण बहुमत से ही बदल सकती है। साधारण बहुमत? जैसे मान लीजिए किसी नए राज्य का गठन करना है या किसी राज्य की सीमा बदलनी है। ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। इसके लिए कोई बहुत खास प्रक्रिया नहीं चाहिए। ये हुआ लचीलापन। ठीक है। और कठोरता कहाँ दिखती है फिर? कठोरता मुख्य रूप से दिखती है अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368। संविधान के ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही सदन में जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत। अच्छा, ये तो मुश्किल प्रक्रिया लगती है। हाँ, ये आसान नहीं है। और रुकिए, कुछ मामलों में तो ये और भी कठोर हो जाता है। और भी? वो कैसे? वो प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे को, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा? हाँ बिल्कुल, या राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां। ऐसे मामलों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। ओहो, आधे राज्यों की सहमति भी? तब तो ये वाकई कठोर हुआ। जी, तो आप देख रहे हैं, कहीं साधारण बहुमत, कहीं विशेष बहुमत, और कहीं विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति।
तो इस मिले जुले रास्ते का मकसद क्या था? क्यों नहीं पूरी तरह कठोर या पूरी तरह लचीला बनाया? देखिए, ये मिश्रण भारत की जरूरतों के लिए बहुत सोच समझकर चुना गया। लचीलापन ये पक्का करता है कि संविधान वक्त के साथ बदलती जरूरतों, समाज की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल सके, जड़ न बन जाए। ठीक है। वहीं जो कठोरता है वो संविधान के मूल सिद्धांतों, उसके बुनियादी दर्शन और खासकर जो संघीय संतुलन है उसको क्षणिक बहुमत की राजनीति से बचाती है। अच्छा। तो ये एक तरह से स्थिरता और अनुकूलनशीलता, स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के बीच का रास्ता है। न तो अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर, न ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला। ये संतुलन साधने की कोशिश वाकई दिलचस्प है। अब एक और पहलू पर आती हूँ जो पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। जी। श्रोता इसे कहते हैं एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? संघीय भी और केंद्र की तरफ झुकाव भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये भारतीय संविधान की संरचना की एक, आप कह सकते हैं, कोर पहचान है। पहले देखते हैं कि ये संघीय क्यों है। ठीक है। इसमें संघीय व्यवस्था के लगभग सभी जरूरी लक्षण मौजूद हैं। जैसे 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। हाँ। दोनों के बीच शक्तियों का लिखित विभाजन है। आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जी बिल्कुल। फिर एक लिखित और सर्वोच्च संविधान है। संविधान के कुछ हिस्सों को बदलना मुश्किल है, यानी कठोरता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब इसे एक संघीय देश बनाते हैं। ठीक है, ये तो संघीय लक्षण हो गए। तो फिर वो एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस कहाँ से आता है? ये झुकाव कई प्रावधानों में साफ नजर आता है। जैसे केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा। जो शक्तियां किसी सूची में नहीं हैं, अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडरी पावर्स, वो केंद्र के पास हैं। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। हाँ, पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, पर अब वो भी नहीं। बिल्कुल। फिर पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है। संविधान का एक बड़ा हिस्सा लचीला है, जिसे केंद्र आसानी से बदल सकता है। न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब राज्यों के हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जी। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS वगैरह, जिनकी भर्ती केंद्र करता है, पर वो राज्यों में काम करते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल, हाँ, इसका जिक्र तो आता है। आपातकाल में व्यवस्था कैसे बदल जाती है? देखिए, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो देश का पूरा ढांचा वो लगभग एकात्मक बन जाता है और इसके लिए संविधान में किसी औपचारिक संशोधन की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिना संशोधन के। हाँ, केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और राज्यों के अधिकार काफी हद तक सीमित हो जाते हैं। ये केंद्र को असाधारण शक्तियां देता है। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर के यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले कथन का भी जिक्र है। उसका इस एकात्मक झुकाव से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल, गहरा संबंध है। संविधान का पहला ही अनुच्छेद, आर्टिकल 1, भारत को राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता, बल्कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। अच्छा, संघ और परिसंघ में क्या फर्क है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे साफ किया था। उन्होंने कहा कि राज्यों का संघ कहने के 2 मतलब हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था, राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए। ठीक। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा। मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते? कभी नहीं। इसीलिए भारत को अक्सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये क्या मतलब हुआ? मतलब केंद्र सरकार संसद के जरिए राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उनका नाम बदल सकती है, यहां तक कि नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों का अस्तित्व खत्म कर सकती है। राज्य विनाशी हैं, लेकिन संघ, भारत देश, वो हमेशा बना रहेगा, अविनाशी है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस अनोखी अर्धसंघीय या एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे क्या सोच थी? क्यों चुना इसे? मुख्य कारण था भारत का विशाल आकार और यहाँ की जबरदस्त विविधता। हाँ। संविधान निर्माता देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर मानते थे, खासकर बंटवारे के बाद। हाँ, वो तो जरूरी था। उन्हें शायद डर था कि एक कमजोर केंद्र वाली एकदम खालिस संघीय व्यवस्था वो शायद देश को एक साथ ना रख पाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा चुना जो क्षेत्रीय स्वायत्तता भी दे और साथ ही राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती से बनाए रखे। ये एक तरह का व्यवहारिक समाधान था भारत की परिस्थितियों के लिए। समझ गए। ये वाकई एक अनूठा संतुलन है। अच्छा, तो अब सरकार के स्वरूप पर आते हैं।
जी। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई जो ब्रिटेन से प्रेरित है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसमें भी कुछ अहम भारतीय अंतर हैं। वो क्या है? हमने बेशक वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को आधार बनाया। इसमें कार्यपालिका यानी सरकार अपनी लेजिटिमेसी विधायिका यानी संसद से प्राप्त करती है। हाँ। लेकिन हमने इसे हूबहू कॉपी नहीं किया। सबसे बुनियादी फर्क यह है कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है, जबकि ब्रिटिश संसद सिद्धांत में संप्रभु मानी जाती है। भारतीय संसद संप्रभु क्यों नहीं है और ब्रिटेन की क्यों है? देखिए, भारत में संसद की शक्तियों पर कई सीमाएं हैं। पहली, हमारा संविधान लिखित है। यह सरकार के हर अंग की शक्तियों को तय करता है और उन पर सीमाएं भी लगाता है। ठीक। दूसरी, हमारी संघीय व्यवस्था है। शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं। संसद राज्यों के लिए आरक्षित विषयों पर सामान्य हालात में कानून नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं, और अगर वो कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द कर सकती हैं। अच्छा। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां संसद पारंपरिक रूप से सर्वोच्च मानी जाती है। वहां न्यायिक समीक्षा की शक्ति इस तरह से विकसित नहीं है, और न ही वहां कोई लिखित संविधान है जो संसद को इस तरह बांधता हो। और राष्ट्राध्यक्ष के पद में भी एक बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति वो चुना हुआ होता है। ये कोई वंशानुगत पद नहीं है। हाँ, चुनाव होते हैं। जबकि ब्रिटेन एक संवैधानिक राजशाही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहां राष्ट्र प्रमुख राजा या रानी होते हैं, जो पद उन्हें विरासत में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक अंतर है। हालांकि प्रधानमंत्री की भूमिका तो दोनों ही व्यवस्थाओं में काफी ताकतवर हो गई है। स्रोत में प्रधानमंत्री सरकार या प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट का जिक्र आता है। हाँ, ये सच है। समय के साथ दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय की शक्तियां काफी बढ़ी हैं, इतने कि कुछ विशेषज्ञ इसे प्रधानमंत्री सरकार कहने लगे हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियां भी संविधान और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के अंदर ही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने मॉडल भले ही ब्रिटेन से लिया, पर उसे अपनी संवैधानिक हकीकतों और गणतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से काफी बदल लिया, ढाल लिया। ये सारे पहलू वाकई भारतीय संविधान को खास बनाते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसका जिक्र स्रोत में है और जो मुझे बहुत ही अनूठी लगी जी, वो है मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। कहा गया है कि संसद इसे भी नहीं बदल सकती। ये कहाँ से आया और इसका ठीक मतलब क्या है? ये भारतीय संविधान के विकास की कहानी का एक, आप कह सकती हैं, बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। और जैसा आपने कहा, ये बहुत अनूठा है। और खास बात यह है कि मूल संरचना का सिद्धांत ये संविधान के लिखित पाठ में कहीं नहीं मिलेगा आपको। लिखा नहीं है तो फिर? इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विकसित किया है। न्यायालय ने विकसित किया? ये कैसे हुआ? इसकी जड़ें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, जो अनुच्छेद 368 में है, और मौलिक अधिकारों के बीच के टकराव में है। अच्छा, वो संशोधन बनाम मौलिक अधिकार वाला मामला। हाँ, शुरू में जैसे शंकरी प्रसाद मामला था 1951 का, उसमें माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ठीक। लेकिन बाद में गोलखनाथ मामले में 1967 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। तो ये टकराव बढ़ गया। हाँ, काफी विवाद हुआ, और इस विवाद का समाधान हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में। केशवानंद भारती मामला, हाँ, ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है। बहुत महत्वपूर्ण केस है ये। जी हाँ, शायद भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या फैसला था? कोर्ट ने माना कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब संसद संविधान की मूल संरचना या बुनियादी विशेषताओं, बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर्स को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये है क्या? क्या अदालत ने इसे ठीक से परिभाषित किया है? कोई लिस्ट दी है? देखिए, अदालत ने मूल संरचना की कोई पक्की फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी है। ये एक, कह सकते हैं, गतिशील अवधारणा है, इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। अच्छा। लेकिन समय समय पर अपने अलग अलग फैसलों में अदालत ने इसके कई तत्वों की पहचान की है। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे जैसे संविधान की सर्वोच्चता,
भारत की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भी है, जैसे मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, ये सब मूल संरचना का हिस्सा माने गए हैं। बाप रे, ये तो संविधान की आत्मा जैसी चीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, पर उसकी पहचान को नहीं बदल सकती। एकदम सही कहा आपने। ये सिद्धांत एक तरह का सुरक्षा कवच है, सेफ्टी वाल्व, जो ये पक्का करता है कि संविधान संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को बिगाड़ा न जा सके या उसके मूल लोकतांत्रिक और उदार चरित्र को नष्ट न किया जा सके। ये भारतीय न्यायपालिका का दुनिया भर के संवैधानिक कानून में एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वाकई आज की चर्चा से ये एकदम साफ हो गया कि भारतीय संविधान सिर्फ अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया दस्तावेज नहीं है। जी नहीं, इसमें बहुत गहराई है। भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से सोच समझ कर किया गया अनुकूलन है। हमने देखा कि कैसे इसमें कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा संतुलन है। कैसे ये संघीय होते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए एक मजबूत केंद्र की ओर झुका हुआ है। जी, हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, पर उसे अपनी जरूरतों और गणतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से बदला। बिल्कुल। और सबसे ऊपर ये मूल संरचना का सिद्धांत, जो इस पूरे ढांचे की नींव की, उसकी आत्मा की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये सभी विशेषताएं मिलकर भारतीय संविधान को एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज बनाती हैं, जो भारत की विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उपज है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता केवल नकलची नहीं थे, बल्कि वे बहुत दूरदर्शी वास्तुकार थे, जिन्होंने भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो अब वो जो आलोचना थी उधार का थैला वाली, वो तो काफी हद तक सतही और अधूरी लगती है ना? हाँ, निश्चित रूप से। और इन सभी अनूठी विशेषताओं पर, खासकर मूल संरचना जैसे न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों पर विचार करते हुए एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या सवाल? ये कि संविधान का जो लिखित पाठ है और समाज की जो बदलती जरूरतें हैं, बदलते मूल्य हैं, इनके बीच जो एक लगातार संवाद चलता रहता है, हाँ, उसके बारे में ये विशेषताएं हमें क्या सिखाती हैं? मतलब कोई भी संविधान एक ही समय में स्थिरता का आधार कैसे बना रह सकता है और साथ ही लगातार बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूलनीय भी कैसे हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे एक दस्तावेज स्थिर भी रहे और गतिशील भी। स्थिरता और अनुकूलनशीलता का ये द्वंद्व। इस गहरे विचार के साथ और आज की इस उपयोगी चर्चा के लिए स्रोत सामग्री भेजने वाले श्रोता का आभार व्यक्त करते हुए हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।